अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अ शो विदाउट नेम। यार उसामा, मतलब ना करते एंड में इंटरेस्टिंग हो ही गया था मैच। बिल्कुल। जो वाहिद चीज मुझे समझ नहीं आई वो ये थी कि अंपायर्स ने बैटिंग टीम से पूछना होता है ना कि हम बंद कर देंगे, अभी आप मजीद खेल सकते हो। जी, तो पूछा होगा तो पाकिस्तानियों ने कहा कि बस घर लाइक यही तो कई दफा मसला रहा है पाकिस्तान का पिछले काफी कुछ अरसे में कि आखिरी दिन पाकिस्तान के पास सामने टारगेट अभी इंग्लैंड वाले मैच में भी था कि पाकिस्तान को आखिरी दिन कोई 250 के करीब रन चाहिए थे, जो कि पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में था, लेकिन पाकिस्तान वो दो दलीलियों में रहने की वजह से कि हम या ड्रॉ के लिए खेलें या जीत के लिए जाएं, तो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ही वो कंफ्यूज हो जाता और एंड पे हार जाता। ये तो आज खुशकिस्मती थी कि बैड लाइट होगी और एम्पायर्स ने इनको ऑफर किया तो ये ड्रॉ कर लिया, लेकिन ओवरऑल इनका जो ये माइंडसेट है इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है। ये मेरा तो ये ख्याल है कि इनको खेलना चाहिए था। बिल्कुल, जीत जाते तो इधर मैंने तो प्लान किया था कि मैं वो इधर हम नाचेंगे कि नासीम 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 नासीम, लेकिन वो नहीं, हमें मौका मिला। दूसरा ये था कि अगर हार जाते तो हम मेहमान नवाजी हो जाती। बिल्कुल। कोई ऐसा मसला नहीं था। और लाइक वो जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि आखिरी 8 से 7 ओवरों में सिर्फ स्पिनर बॉलिंग कर सकते थे और पाकिस्तान के 2 विकेटें मौजूद थी। सरफराज जब खेल रहा था तो बजाय इसके कि रोकने के, वो बात सेंस करती है कि अगर ये ज़्यादा मारते तो वो फास्ट बॉलर ले आते और एम्पायर खेल को ख़त्म कर देते, लेकिन वो ठीक था अगर उस तरह ड्रॉ होता। एग्जैक्टली, वो तो मेरा भी यही ख्याल था कि अगर 2 चौके और लग जाते तो न्यूजीलैंड ने फास्ट बॉलर ले आना था और अंपायर ने उस वक्त इशारा कर देना था। लेकिन फिर वो करते ना, हम तो ना करते। लेकिन अभी हम वो उस सिचुएशन में थे कि तो इसलिए ये पाकिस्तान टेस्ट टीम का पिछले साल 1.5 साल में इशू रहा है कि हमें आखिरी दिन काफ़ी ऐसे टेस्ट मैचेस हैं जहाँ पे चेज़ करना था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्च में लाहौर टेस्ट हो, उस दिन भी हमारे साथ यही हुआ, हम चेज़ करने चेज़ और ड्रॉ के मसे में रहे और उसकी वजह से हम वो सही नहीं कर पाए। तो इसलिए ये चीज़ है जिस पे पाकिस्तान को ज़्यादा क्लियर होने की ज़रूरत है कि अगर हमें टारगेट मिले तो हम उसके ऊपर जाएं, क्योंकि हार तो आप वैसे भी जाते ही हैं। अच्छा, अब जाहिर है ये तो चलो हो गया। अब जो हो गया, ओडीआई का जो है वो स्क्वाड अनाउंस हो गया है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने पिछला एपिसोड देखा, मैं तो तुम्हारे साथ कर नहीं सका। उसमें तुम माहो को बता रहे थे कि पहले को किस तरह ब्राज़ील ने नेशनल एसेट डिक्लेयर कर दिया और वो ब्राज़ील से बाहर खेल ही नहीं था सकता। तो यानी कि वो 2 सालों में एक टूर्नामेंट खेलता था और शायद उनके इंटरनल कोई, मतलब उनका अपना कोई क्लब था जिसमें वो साथ खेल रहा था। तो जिससे मेरे ज़हन में एक सवाल जागा कि उसके फाइनेंशियल हालात ठीक रहे थे, गरीब तो नहीं हो गया था? एक्चुअली जब वो उन्होंने रिटायरमेंट ली फुटबॉल, जब तक तो वो फुटबॉल खेलते रहे, तो क्योंकि वो अपने क्लब की भी उनको मुआवजा मिलता था और अपने क्लब के साथ वो यूरोप के डिफरेंट टूर्स पे भी जाते थे, तो उसकी वजह से उनका वो रहता था। लेकिन जब वो एक दफ़ा रिटायर हो गए अर्ली 70s मिड 70s में, तो उसके बाद एक टाइम आया था बीच में जिसमें उनको जो है काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में उनके पहले एक बहुत बड़ा नाम था और वो सब कुछ था, तो उस टाइम पे वो अमेरिका जो है वो तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ पे जाके जो है उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। LA में भी? यस। वाह। और वहाँ पे उन्होंने बहुत मशहूर फिल्म है एस्केप टू विक्ट्री, आप लोगों ने देखी होगी। ये जर्मनी नाजीज और उनके खिलाफ है कि उन्होंने एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में काफ़ी सारे खिलाड़ियों को जो है बंद रखा होता है और वो उनके साथ फुटबॉल मैच एक खेलते हैं और उसमें पहले भी होते हैं और वो, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि वो उसमें अंडरग्राउंड जो है वो खोद रहे होते हैं टनल, के मैच ख़त्म होने के बाद हम उस टनल से जो है एस्केप कर जाएंगे। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो यानी पहले ने उसके बाद उनको वहाँ पे कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ और टीवी शोज़ भी मिले और यानी एक जो उनका और जो ग्लोबल ऑरा था उसमें उनकी वो जो अमेरिका जाने के बाद से वो जो मीडिया के साथ उनकी इंगेजमेंट थी उसकी वजह से, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी जो है वो फाइनेंशियल सहारा मिला और एक ज़्यादा कुछ अर्सा वो अपना जो उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी उससे निकल पाए। शुक्र है, ये बड़ी कंसर्न थी मेरी। अच्छा, ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हो गया है और मैं तो खैर वही बात है, फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ कि लोग कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ख़ास तौर पे शान मसूद को क्योंकि बनाया है वाइस कैप्टन, तो इस पर मैं देख रहा हूँ कि लोग एतराज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, लाइक एक तो शान अच्छे उन्होंने इम्प्रूव किया अपने गेम को और यानी वेल मैनर्ड और वो एक बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी टेस्ट
सीरीज़ में भी उनकी जो कोई परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी नहीं रही, उन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से खेला है ऑन काफ़ी ओकेजन्स। और वनडे टीम में तो स्पेशली उनको, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, ओपनर और वन डाउन की पोजीशन उनकी मेन है, और ओपनर और वन डाउन की जो पाकिस्तान की ओडीआई टीम है एटलीस्ट उसकी वो तो बिल्कुल कम्प्लीटली सॉर्टेड है। लाइक फ़खर जमान, इमाम और बाबर पाकिस्तान का टॉप 3, क्योंकि वर्ल्ड कप भी इस साल होना है तो उसके लिए तो वो बेहतरीन, तीनों ने बेतहाशा रन्स किए हैं पिछले कई सालों में, और एक बहुत सॉलिड पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है, बेस्ट प्रॉब्ली इन द रिसेंट पास्ट ऑफ पाकिस्तान ओडीआई हिस्ट्री। लेकिन जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम है वो मिडल ऑर्डर का है कि नंबर 4, 5 और 6 पे, जिस तरह T20 साइड का हमारा मिडल ऑर्डर का इशू है, उसी तरह पाकिस्तान की जो ओडीआई साइड है उसमें हमें 4, 5 और 6 का इशू है। तो जो मुझे जो थिंकिंग नज़र आती है वो ये है कि शान मसूद को इस तरह T20 टीम में नंबर 4 पे खिलाते थे, तो उसी तरह वर्ल्ड कप क्योंकि इंडिया में होना है तो स्पिन के अगेंस्ट के जी शान को खिलाएंगे नंबर 4 पे। लेकिन मुझे उसकी कोई समझ नहीं आती, बिकॉज आपके पास शादाब भी है, नवाज भी हैं, फिर आप और भी उससे वो बेहतर, तो वर्ल्ड कप में है ना, फिलहाल तो शादाब नहीं है। अभी शादाब इंजरी की वजह से नहीं है, लेकिन वैसे पाकिस्तान के पास उससे बेहतर ऑप्शंस हैं, जिस तरह तैयब ताहिर को इंक्लूड किया गया है, उनकी अभी पहली दफ़ा पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन हुई है, उन्होंने डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, स्पिन गेम उनकी अच्छी है। इसी तरह आगा सलमान है, उनकी भी स्पिन गेम बहुत अच्छी है। तो इस तरह यानी पाकिस्तान के पास बेहतर ऑप्शंस हैं नंबर 4 पे या नंबर 5 पे ट्राई करने की, रादर देन के पाकिस्तान शान मसूद को एक्सपेरिमेंट करे। तो इस वजह से सम्मान जिसकी ओडीआई टीम में जगह ही नहीं पक्की, तो उनको आप वाइस कैप्टनसी दे रहे हैं, तो इट डज नॉट लुक के ये आपने फेयर डिसीजन लिया है, क्योंकि और बेहतर खिलाड़ी हैं जिनको आप वाइस कैप्टनसी का रोल दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि वाइस कैप्टनसी का बुनियादी तौर पे मसला ये होता है कि अगर कैप्टन नहीं होगा तो फिर वाइस कैप्टन बनेगा। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जाहिर है वो खैर अब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन वजूहात का हमें अंदाजा हाँ, है। बिल्कुल, आपको पता है पीसीबी में चेंजेस हुए हैं। हाँ जी, ऐसे। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा सवाल है, वो अजीब सा इस वजह से है कि पाकिस्तान में तो T20 टीम में भी अमूमन पावर हिटर्स की कमी होती है, तो ये जो अभी स्क्वाड आया है इसमें ओडीआई का, इसमें पावर हिटर्स मौजूद हैं? नहीं, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि हम, एक तो हमारा ये मसला है कि हम ओडीआई और T20 की बेसिस पे टेस्ट मैच ही सिलेक्शन कर लेते हैं, टेस्ट मैच की बेसिस पे सिलेक्शन, यही हम फॉर्मेट की बेसिस पे नहीं करते। तो खुशदिल शाह का सबसे जो अच्छा फॉर्मेट है वो ओडीआई फॉर्मेट है, क्योंकि खुशदिल शाह ऐसे बैट्समैन है जिनको 10-15 बॉल्स चाहिए होती हैं और उसके बाद फिर वो अपनी पावर हिटिंग जोन में आते हैं और मारते हैं। तो खुशदिल शाह का ओडीआई टीम से ड्रॉप होना जस्ट बिकॉज उनका T20 में अच्छी परफॉर्मेंस रही है इज़ अनफेयर, क्योंकि अभी जो पिछली रिसेंट सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, उसमें खुशदिल ने ओडीआईज में अच्छा परफॉर्म किया था। T20 साइड का आई कैन अंडरस्टैंड कि उनसे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया है। इसी तरह इफ्तिखार अहमद भी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और उन्होंने अपनी गेम को काफ़ी इंप्रूव किया और वो 5-6 की पोजीशन के लिए काफ़ी आइडियल बैट्समैन है, तो उनको भी ना होना इज़ सॉर्ट ऑफ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। और यही वो शो करता है कि हम डिफरेंट फॉर्मेट्स की बेसिस पे डिफरेंट सिलेक्शन करते हैं। तो अगर हम कोई और करें, क्योंकि जो गेम जिस तरह इवॉल्व कर गई ओडीआई भी, वो T20 क्रिकेट का काफ़ी इम्पैक्ट आ गया है। तो अब आप ज़्यादातर जो हम 5-6 पे खिलाड़ी देखें बाकी टीम्स में, वो पावर हिटर्स होते हैं जो कि तेज़ स्कोर करते हैं। तो पाकिस्तान की इस टीम में तो मुझे अभी एज सच कोई स्पेशलिस्ट नहीं नज़र आ रहा जो नंबर 6 पे आके डेथ ओवर्स में अच्छी हिटिंग कर सकता हो। अच्छा, अब हम ज़रा क्रिकेट से हटने लगे हैं, ज़रूर। और साजिद अली सदपारा यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी। वो उनका जो प्रोजेक्ट है K2 क्लीन अप, हाँ जी। वो आपके ख्याल में अट्रैक्ट कर सकेगा स्पॉन्सर्स को? मेरे ख्याल में तो उसको करना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले अरसे में जिस तरह फ्लड्स आए हैं और उसके बाद एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है कि पाकिस्तान को कैसे क्लाइमेट फंडिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सबसे कम कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। तो इसलिए आज से तो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय हिम कि वो उधर एक तो जीबी में क्लीन अप भी करेंगे लोकल माउंटेनियर्स को मिला के, पर उस न सिर्फ ये नहीं करेंगे लेकिन अवेयरनेस और सस्टेनेबल टूरिज़्म पूरे गिलगित बल्तिस्तान रीजन में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आई वुड रियली लाइक टू सी के और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड है पाकिस्तान में या इंटरनेशनली भी, वो इसमें आएँ, उनको सपोर्ट
सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। और आई थिंक इट इज़ अ गुड इनफ इनिशिएटिव, जितना लोग माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं कि जी बहुत खूबसूरत है, और हमें तो इट्स ऑल्सो के टेस्ट केस फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस के क्या वो अपनी जो बात है कि हम आपको वाकई में ही सपोर्ट करना चाहते हैं उस पर लिव अप कर सकेंगे या नहीं। हाँ, क्योंकि मैं ना तो गया हूँ और ना बहुत ज़्यादा तमन्ना है, लेकिन आई एम श्योर K2 पे भी गन तो बज गया होगा। बिल्कुल, काफ़ी, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में जब से ये पोर्टर्स और उनका हुआ है तो काफ़ी लोग जिनको हाइकिंग नहीं भी करनी आती वो भी सिर्फ उन पोर्टर्स के सहारे जो है वो बेस कैंप और वहाँ तक जाते हैं, और जितने ज़्यादा लोग जाएं उतनी ज़्यादा पोल्यूशन नेचुरली होती है, तो शापर उधर भी होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक बहुत अच्छी खबर, हाँ जी हानिया मिन्हास जी ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट जी जीत गई हैं, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज। मेडल वाह। उन्होंने हासिल किया। और ये वो टूर्नामेंट है जो पुराने हमारे जो मतलब हमारे से मुराद जी। है वर्ल्ड जी। के जो कमाल के प्लेयर्स हैं वो ये जीत चुके हैं। उनमें कौन कौन शामिल है? उनमें रॉजर फेडरर हैं, एंडी रॉड्रिक हैं, स्टेफी ग्राफ हैं, और भी यानी एक ये इट इज़ कंसिडर्ड अ टूर्नामेंट जो कि फॉर जो इन द फ्यूचर जो चैम्पियंस होते हैं कि यहाँ पे दे सॉर्ट ऑफ प्ले हेयर एंड विन दोज टूर्नामेंट्स। तो पाकिस्तान में पहली फीमेल अंडर 12 पर्सन जिन्होंने किया है, तो वी होप एंड एक्सपेक्ट कि ये आगे जाके सिंगल्स में बाकी एज ग्रुप कैटेगरीज और फिर इंटरनेशनल प्रोफेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन तरह से रिप्रेजेंट करेंगी। एंड इट वाज सच अ पावरफुल इमेज, स्पेशली लाइक a Pakistani young girl with his scarf and playing tennis in it. So like kudos to her, or we hope and pray कि she gets to play at a professional level as well. बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ब्रेन ड्रेन के साथ मसल ड्रेन भी हो गया, क्योंकि इनको ले गए हैं ना। Yes, लेकिन वो जिस तरह हमने पहले जिक्र किया है एक दो दफ़ा के रिलायंस वो उनकी फैसिलिटी है जो कि एथलीट्स को फंड करता है, तो पाकिस्तान से ही जो लोग हैं उन्होंने वो उनको स्पॉन्सरशिप और वो करवा के लिया ताकि उनकी बेहतर ट्रेनिंग हो सके, और बाय द टाइम शी गेट्स टू प्रोफेशनल लेवल तो उनकी ज़्यादा वेल ग्रूम्ड और उनकी मसल डेवलपमेंट अच्छी हो। नहीं, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत बिल्कुल। फॉर हूँ, और बड़ी अच्छी बात है वो बाहर गई हैं। एक तो उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, दूसरा ये है कि वो नाम रोशन करेंगे हमारा, नहीं तो वो बाहर की नेशनलिटी लेके फॉरेन रेमिटेंस तो भेज ही सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, प्रीमियर लीग शुरू हो गई है, हाँ जी। तो वर्ल्ड कप के असरात नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर? अभी तो मेरे ख्याल से एक असरात नज़र आया है कि टीम्स का जो काफ़ी वो अपनी कोऑर्डिनेशन या जो केमिस्ट्री लेवल होता है वो थोड़ा डाउन नज़र आ रहा है, बिकॉज वो एक वर्ल्ड कप इन्वायरमेंट से जब आप प्रीमियर लीग इन्वायरमेंट में आते हैं तो क्योंकि यूँ अमूमन समर में वर्ल्ड कप होता है तो उसके बाद जब समर ब्रेक के बाद आप आते हैं तो आप कोई फ्रेंडली मैचेस है वो खेलते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट आप एक्शन में आते हैं कंपेटिटिव मैचेस में तो वो आपकी कोऑर्डिनेशन और वो होती है। वो हमें नज़र आया मैनचेस्टर सिटी की परफॉर्मेंस में कि जो कि ब्रेक से पहले वर्ल्ड कप ब्रेक से पहले काफ़ी ज़्यादा गोल करे थे, वो एक आध मैच ड्रॉ भी किया, गोल स्कोर भी नहीं कर पा रहे। कल रात को उनका चेल्सी से भी मैच था, उसमें भी दे लुक्ड काफ़ी आउट ऑफ सॉर्ट्स। तो बाकी टीम्स के साथ भी यही है, तो वो उसका है फटीक वाला एलिमेंट बाद में शायद नज़र आए, लेकिन अभी वो जो कोऑर्डिनेशन और वो जो एक केमिस्ट्री वाला एलिमेंट है वो थोड़ा लैकिंग नज़र आ रहा है। आर्सेनल पहले तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा जा रही थी, तो अब उसके बाद अभी भी दे आर एट टॉप विद 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है उनका और मैनचेस्टर सिटी का, बट लाइक आर्सेनल की जो एक रही है कि क्रिसमस तक दे आर यूजुअली वेरी गुड, लेकिन क्रिसमस के बाद जो है उनका थोड़ा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। लाइक इससे पहले वो क्रिसमस में पार्टी ज़्यादा करते हैं। यस, और उसके बाद जो है 4-5 दफ़ा पहले भी 2007-8 के सीज़न में भी दे वर एट द टॉप एट द टाइम ऑफ क्रिसमस, 5 पॉइंट्स क्लियर थे, लेकिन उसके बाद दे सॉर्ट ऑफ लॉस्ट कंसंट्रेशन या वही पार्टी बहुत ज़्यादा कर ली कि वो बिल्कुल दे फॉल ऑफ द चार्ट्स। तो इस दफ़ा अब वी विल सी के हाउ दे फेयर इन दिस रिगार्ड। और मैनचेस्टर सिटी वर्सेस यूनाइटेड कब है? वो अगले हफ्ते है, तो वी विल उसका टेवे लगाएंगे अगले Yes, हफ्ते। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने सुना है कि हॉकी का वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, जी। तो अब पाकिस्तान तो है नहीं, तो क्या हम उस पर बात करेंगे या हम उसको वेल लेफ्ट कर देंगे? नहीं, हमने हॉकी के जो भी चाहने वाले हैं उनके लिए एक अच्छा सा प्रीव्यू शो करेंगे, और साथ साथ जो भी हॉकी वर्ल्ड कप की डेवलपमेंट्स होंगी, ग्रुप स्टेजेस और फिर क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स, तो उस पर भी हम एक अच्छी जो भी वेल राउंडेड
तबसरा और तज्जिया दे सकें तो देंगे। ये कब शुरू हो रहा है? ये 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा अच्छा, आई खड़ी है। है। बिल्कुल अच्छा, आखिर में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी शुरू हो रहा है। बिल्कुल। इस पे भी हम बात करेंगे या लानत भेजते हैं हम? नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे अगले हफ्ते। इसका भी हम एक डिटेल्ड रिव्यू अपने व्यूअर्स को देंगे ताकि दे कैन हैव अ गुड आइडिया व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन ऑस्ट्रेलियन ओपन। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आपका देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सपोर्ट ज़रूर करें चैनल को, पेट्रन बने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।